आज ज्ञान का भारतीय बोध जैसे श्रेष्ठ विषय पर डॉक्टर पंकज सिंह जी अपने विचार रखेंगे। निश्चित रूप से आप सभी लाभान्वित होंगे। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपको वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। तालियों से आप सभी। हमारे अनुज डॉक्टर रामाचंद्र सिंह, यहाँ पे डॉक्टर रंजना मिश्रा संयोजक हैं, डॉक्टर इंदिरा और डॉक्टर सरीहा तालीम हैं, और इस कॉलेज की प्राचार्य और संरक्षक हैं सर प्रवीण शर्मा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय के जो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये छात्र हैं, स्नातकोत्तर के छात्र हैं, आप लोग यूजी पीजी दोनों के बच्चे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर गुप्ता मैम ने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके बीच में हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आज पिछले 5 दिनों से हो रही है, और मैं उस पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। ये स्क्रीन आपको शो हो रहा है। मैं एक्चुअली पावर पॉइंट इसलिए किया क्योंकि क्या बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँगा और सच्चा है कि आप देखेंगे, और जो स्टेटमेंट की बहुत सारे स्टेटमेंट है इसमें पूरा स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब एक्चुअली ये जो टॉपिक मैडम से मेरी बात हुई थी और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हुई, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यूजी के बच्चे हैं, खास करके यूजीसी ने 2020 में मतलब हमारी भारत सरकार ने एनईपी 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बीए में कोर्स स्टार्ट किया आइडिया ऑफ भारत। और वो चुनौती जब हमारे विश्वविद्यालय में हम कोर्स ये किया गया, तो मैं एकदम जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं, 12th करके आते हैं, तो पढ़ाने का सौभाग्य में 10 सालों से मुझे मिला है कि जो सबसे युवा बच्चे हैं उनके साथ उनके बीच में पढ़ाना। और ये आइडिया ऑफ भारत पेपर मेरे लिए बिल्कुल नया था, और मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि विभाग में जो बाकी शिक्षक हैं उनको कहा गया कि क्या आप पढ़ाना चाहेंगे, तो बहुत शिक्षकों ने उसमें अपनी क्या कह सकते हैं इच्छा जाहिर नहीं की। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नया करना चाहिए और हर बार नया करना चाहिए और समझना चाहिए। और इस बहाने मेरी जो कह सकते हैं फर्ज थी, मेरी जो प्यास थी, वो ये थी कि मैं भी इस बहाने भारत को जान पाऊँ। भारत क्या है, भारत की चीजें कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन में एक्चुअली मैं लेक्चर देता हूँ, तो उसमें कई बार ये होता है। ये आप देख पा रहे हैं आइडिया ऑफ भारत की हम लोग जब बात करते हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा बृहत्तर भारत है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी है हमारा, और ये जो अफगानिस्तान का जो मैंने नहीं शो किया है, ये हिस्सा भी भारत का था। जब हम मौर्य काल की बात करते हैं, उस समय श्रीलंका भी जब राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम जो चोल साम्राज्य के राजा थे, उस समय भारत का हिस्सा हमारे इसमें था। तो आप समझ सकते हैं ये बृहत्तर भारत। आज हम जब कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि बृहत्तर भारत की बात होती है, ये हवा में बात नहीं होती, कभी भारत का हिस्सा रहा है ना। तो इसलिए इस पे बात करनी है, और ये आइडिया ऑफ भारत कैसे बनता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं 2-3 चीजें हैं, जो संस्कृति की बात, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, और प्रोफेसर मॉरिस गिन्सबर्ग अपनी एक परिभाषा देते हैं, और उसमें ये कहते हैं, जो लिखा हुआ है ना, आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे तक स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरा पढ़ना मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसके स्लाइड देख के बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृति 2 प्रकार की है। एक जो जिसमें हमारे संस्कार होते हैं, बचपन में जब हम जन्म लेते हैं, हमारे जो पहले शिक्षक हैं, माता और पिता, जो हमको सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे हमें आचरण करना है, बड़ों से कैसे करना है, छोटों से कैसे करना है, सच बोलना चाहिए। मतलब जितनी आप एथिकल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, शायद पहली पाठशाला हमारी माँ सिखाती है और दूसरे पिता और हमारे जो परिवार के जो लोग होते हैं। ये मॉरिस गिन्सबर्ग ये हिंदी अंग्रेजी में दोनों में किया हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी उसका सही है, अनुवाद में कुछ कमियां हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, कुल मिला के संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम उसको 2 तरीके से महसूस कर सकते हैं। एक जो जैसे मैं आया तो आप लोग खड़े हो गए,
ये संस्कार है। मैं आया तो मैडम होस्ट हैं और मेरा स्वागत राणा कुंजर सिंह जी ने किया। ये हमारे संस्कार है। हम कोई आया है बाहर से, चाहे छोटा हो, मैडम से मैं छोटा हूँ मैं वो मेरी बड़ी बहन है, तो मैं कह सकता हूँ कि छोटा हूँ लेकिन फिर भी मैं अतिथि हूँ, तो एक स्वागत किया। ये हमारी संस्कार है। यही बहुत सारे संस्कारों को मिला के हमारी संस्कृति बन जाए। और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और जनरेशन से जनरेशन। अच्छा, संस्कृति में दो चीजें, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ खराब भी। जो खराब चीजें हैं समय के हिसाब से हमको बदलना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति में भी कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जो आपत्तिजनक रही होंगी या खराब रही होंगी, बदलना चाहिए। और यही संस्कृति और जो संस्कृति बदलाव का नाम है, अपनी पुरानी चीजों को साथ लिए हुए नई चीजों को समावेश करना। सर स्क्रीन के बीच में क्लिक कर दीजिए। हाँ, ये कुछ आया है इसमें। एक और जो विद्वान है जॉब्सवान, ये कहते हैं कि संस्कृति परंपरा एक ऐसे समूचेपन का नाम है जिसका मिलान हम जीते जागते अस्तित्व के साथ कर सकते हैं। जीवन और प्राण, कुल मिला के जो हम अपने आसपास, जैसे इन्वायरमेंट कहते हैं ना कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है पर्यावरण, ऐसा ही कुछ कल्चर है जो हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं जिसको हम महसूस करते हैं, वो पर्यावरण, ये संस्कृति का एक रूप है। इसी में मेलनोव्स्की जो बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मानव जाति की समस्त सामाजिक विरासत और मानव की समस्त संचित सृष्टि का ही संस्कृति है। इसी को मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में किया। और इस संस्कृति के प्रश्न किताब मैंने संदर्भ भी कहीं दे रहा हूँ, जिसके मेरे पास संदर्भ भी देने जा रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहे हैं। तो ये जो दूसरी वाली बात है, पहली वाली बात जो भौतिक जगत में जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि जो जितना सब कुछ हम जो हमारा स्किल है, जो हमारा इमेजिनेशन है, जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, जो नेचर है, उसको मिला के संस्कृति का एक हिस्सा हो। दूसरा जो हिस्सा जिसकी बात मैं कर रहा था वो हमारी मूल्य है, मान्यताएं हैं, चेतना है, विश्वास है, विचार है, भावनाएं, ये सारी बातें। ये बात मैंने राजा राम भादु करके हैं और संस्कृति के प्रश्न वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक, और संस्कृति के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न वो खड़ा करते हैं, उसमें से ही मैंने ये कुछ कोट लिए हुए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग में से शोधार्थी होते हैं तो मैं कहूंगा कि रिसर्च करने के दौरान हमको रेफरेंस जरूर देना चाहिए कि हमने कोई सी चीज कहाँ से ली है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज के डेट में प्लेगरिज्म वाला मामला आता है कि आप चोरी तो नहीं कर रहे, चोरी तब तक है जब तक हम बता के नहीं कर रहे। यदि मान लीजिए मैं बता के ले रहा हूँ, ये मान लीजिए चाबी रखी हुई है, मैं पूछ लूं कि मैडम आपकी कार की चाबी मैं ले लूं, कुछ काम है, तो मैंने अनुमति ले ली, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो द आइडिया ऑफ भारत। भारत बताता है कि हमने कौन से विचार कहां से लिए, ये बात भी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है पढ़िएगा जरूर, क्योंकि आइडिया ऑफ भारत पढ़ना है तो इस किताब को पढ़ना चाहिए, संस्कृति के 4 अध्याय। और ये जो लाइन है, ये भारत के पहले नोबेल लॉरिएट थे रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। एक्चुअली वो ठाकुर था, वो ठाकुर अंग्रेजों ने इसको बिगाड़ते उसको टैगोर कर दिया। बेसिकली वो ठाकुर है ना, ठाकुर तो टैगोर होगा, दैट इज मतलब वो बिगड़ा हुआ ऑप्शंस है। तो वो एक बात कहते हैं, और ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से चरितार्थ करती है। ये एक लाइन में लिखा रहा हूँ, और अंत में इस स्लाइड जब पूरा खत्म हो जाएगा, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा, तो एक और है। तो इससे यथाय आर्य, यथाय अनार्य, यथाय द्रविड़ चीन, शब्द गुण दल, पठान मुगल, एक देहे कोलोनी। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? इसका अर्थ है यहाँ आर्य भी, यहाँ अनार्य भी, हमारे यहाँ द्रविड़ भी, हमारे यहाँ चीन से भी लोग आए, कुषाण जो आए वो चीन से आए, है ना, शक आए, गुण आए, और भी बहुत सारी जातियां आई। इसके साथ पठान यानी इस्लाम भी आए, मुगल भी आए। ये सारे लोग, इस संस्कृति इतनी खूबसूरत संस्कृति है हमारी कि हमने सबको एक शरीर में आत्मसात कर लिया। समझ में आया आपको बात? ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, हिथाय आर्य, हिथाय अनार्य, हिथाय द्रविड़ चीन, शक गुण दल, पठान मुगल, एक देहे बोलोनी, एक देहे बोलोनी। मतलब इसका मतलब है इतनी सारी जातियां, आप किसको
सिर्फ एक कहें कि पठान और मुगल हम कहें कि जो इस्लाम को मानते हैं तो हम तो अलग कर पाएंगे, लेकिन हम में से कौन शक है, कौन कुषाण है, कौन हुड़ है, कौन यूनानी है, ये बताना इम्पॉसिबल। ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, सबको समा लेने की, और ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। और इसी बात को हमारे इस बात को रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत पहले हमारे, आप देख पा रहे हैं, मैं इसका रेफरेंस भी दे रहा हूं, महाउपनिषद में अध्याय 6 में ये वर्णित है, अयम निज परो वेदी गड़ा लघुकेशाम उदार चरितानाम की वसुधैव कुटुम्बकम। जो आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक संसार है, यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह रहे हैं, पूरा विश्व को एक परिवार की भांति मान रहे थे। ये बात तो हमारे ग्रंथों में भी है, महाउपनिषद में कहा गया, यही है भारत, इसी को मैं कहता हूं, यही है भारत बोध, यही है आइडिया ऑफ भारत। इसको हमको समझने की आवश्यकता है, कुछ मूल्य है। अब इसको मैं आपको एक और लाइन से दिखाऊं, ये दाइसाकु इकिडा करके जापानीज बुद्धिस्ट फिलोसोफर है। अब वो बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, कायदे से तो ये होना चाहिए कि बुद्धिस्ट हैं तो हिंदू चीजों को क्यों मान रहे हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं, देखिए आप पढ़िए इसको, लिखते हैं कि रेफरिंग टू द उपनिषदिक एफोरिज्म तत्त्वमसि remarks that these words can be regarded as one of the greatest contribution to mankind by the Indian people। अब ये तत्त्वमसि है क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं। मैं अगला स्लाइड ले आता हूं तो फिर आपको ज्यादा समझ में आए। ये लाइन सुना है आप लोगों ने, अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जैसे कबीर बहुत आलोचना करते हैं, पत्थर को पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, लेकिन कबीर ये भूल जाते हैं, मैं कबीर की भी आलोचना कर रहा हूं, कबीर ये भूल जाते हैं कि वो हमारी संस्कृति में ये बात भी कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर कहीं खोजने की जरूरत नहीं आपको, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ब्रह्म, ये ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन। इसलिए उपनिषद कहा जाता है कि दुनिया की जितनी फिलॉसफी निकली होगी, इसके बाद इवन आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म जो आया है इस उपनिषदों के बाद, 108 उपनिषद है हमारे यहाँ, जिसमें से अभी 10 या 12 उपनिषद उपलब्ध है। दूसरी लाइन देखिए, तत्त्वमसि, इसका अर्थ समझते हैं, वह ब्रह्म तू, जैसे मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, तो मैं कह रहा हूं तत्त्वमसि, वह ब्रह्म किसके अंदर है, आपके अंदर है। फिर तीसरी बात, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म कोई और नहीं, ये आत्मा ही ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। इसके बाद देखिए प्रज्ञानम ब्रह्म, अब हमको करना क्या है, इस ब्रह्म को जागृत करना, प्रज्ञान, इस जागृत करना ब्रह्म। देखिए मैंने कहा ना, आप लोग अपने घरों में भी सुनते होंगे, आपके माता पिता भी कहते होंगे कि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही शैतान है, ये कहा कहते हैं ना, कहावत में आपके दादा दादी, आपके परिवार में बात कहते होंगे कभी कभी। अब सवाल ये है कि वो ब्रह्म को हम कैसे जगाएं, या तो हम शैतान को जगाएं या ब्रह्म को जगाएं। तो ये हमारे ऊपर कि हम अपने उन वैल्यूज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको हम इनरिच करें, इनहांस करें। ये है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं अंत में लाइन लिखा हूं, सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी कि सबके अंदर ब्रह्म। आप कितनी, जो साइंस में कहते हैं कि कण, जो हम लोग कहते हैं कण में भगवान है, अब साइंस कहता है एटम्स, हम लोग एटम से मिलकर बने हैं, अणु से, परमाणु से मिलकर बने हैं ना, सबके अंदर भगवान है। ये बात तो हमारे इसमें कह रही। अब सवाल ये है कि इसमें से हमको साइंस में निकालने की आवश्यकता है, वो दृष्टि चाहिए। तो ये इस तारीख में सब उपनिषदों के नाम भी मैंने कोशिश ये करता हूं कि बताने का कि अब मैं आपको जो मैडम बता रही थी कि हम अपनी बात, जैसे मैंने अभी बात की तो आपको लग रहा हो कि सर तो इंडियन है, भारतीय हैं, तो अपनी बात तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद तो ये कि आप तो हिंदू हैं तो आप तो हिंदू की बात करेंगे, ऐसा नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन हिंदू नहीं था, अल्बर्ट आइंस्टीन संस्कृत का पंडित नहीं था, अल्बर्ट आइंस्टीन भारतीय नहीं था। सोचिएगा, है ना, वो क्या कहता है भारत के बारे में, We owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery would have been made। हम भारत से बहुत कुछ लेते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? वो कहता है कि हम भारत के बहुत ऋणी हैं, और हमने गिनती करना किसने सिखाया?
देखिए हम कहते हैं ना आर्यभट्ट ने 0 दिया हमको, आर्यभट्ट ने दशमलव दिया। ये बात को अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने E=mc² एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला, दुनिया में क्रांति आ गई कि पता चला कि एटम्स जो होते हैं कितनी एनर्जी दे सकते हैं, है ना। और सापेक्षतावाद का सिद्धांत बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात जो की किसने की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। तो ये जो चीज है इसमें देखिए, दूसरे एक विद्वान है बेडे ग्रिफिथ, वो कहते हैं कि वैदिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ 3 वर्ल्ड्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इज ए फाउंडली हॉलिस्टिक विजन। और जो वेद हैं हमारे, ये बेडे ग्रिफिथ भी भारतीय नहीं, यूरोपीय, और वो उनका मानना है कि जो वेद है, देखिए इसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म होता है भारत के अंदर। हम लोग दो भाग में हम लोग बढ़ जाते हैं। एक होते हैं कि नहीं ये प्राचीन परंपरा में क्या है। मैं खोखली बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब इसको अध्ययन कर, जब आइडिया ऑफ भारत पढ़ना शुरू किया, ये अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले की बात है, 21 नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। उसके पहले मुश्किल से 15 दिन पहले मुझे ये चुनौती दी गई कि आपको पढ़ाना है। और जब पढ़ाना है तो मेरे लिए समस्या थी मैं पढ़ाऊंगा क्या बच्चों के पास, नया क्या लेके जाऊंगा, ये बीएड बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो ये मैंने देखा कि बेडे ग्रिफिथ इस चीज को कह रहे हैं कि जो भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक यदि किसी ज्ञान को हमका समग्र दृष्टि को समझना है तो हमको वेदों को पढ़ना होगा। तो ये बात मैं ये इन विचारकों को लेकर आया हूं, इसके पीछे मकसद है। आप देखिए ये जो मैंने जो बात की ना, आप देख पा रहे हैं ये पेड़ उल्टा है, देख पा रहे हैं आप? ये वेद है, सब अलग अलग वेद हैं, उससे निकले हुए सारे इसके जो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, न्याय, अलग अलग ये वेद का पूरा योजना। और इसी बात को मैं यहाँ कह रहा हूँ, यजुर, साम, अथर्व 4 वेद हैं हमारे। और वेदों में क्या क्या बातें की गई, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, योगा, रिलीजन, रिचुअल्स, टेम्पल्स की बात है, आर्ट्स एंड कल्चर, म्यूजिक, डांस, ग्रामर। मैं आपको कह रहा हूं कि कोई वेद पढ़ लेगा ना, 3 वेद कम से कम, ये अथर्ववेद को बाद में छोड़ दीजिए कि बाद में उसको जोड़ा गया, फिर भी उसमें मेडिसिन की बात करनी है, जादू की बात करनी है, कुछ सुपरफिशियल चीजों की बात करनी है, अथर्ववेद पढ़ी। और केवल के कारण ऐसा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मेरे लिए कंफर्टेबल होगा। तो ये जो है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, मेडिसिन, आप देख पा रहे हैं इतनी सारी चीजें हम किससे सीख पा रहे हैं, वेदों से देख पा रहे हैं। ये अब इसको मैंने पेड़ को उल्टा था तो सीधा कर दिया है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मैंने पूरा, जब इंटरनेट दुनिया बहुत बड़ी है, मैंने बहुत खोजा तो ये भी मिल गया। मैं बोला यार ये अच्छा है प्रेजेंटेशन के लिए, बताने के लिए। अब देखिए कितने सारे वेदों की शाखाएं, देख रहे हैं ना आप, हर वेद के साथ, उपनिषद के साथ, जैसे है ना, फिर सतपथी, सारे आप देख पा रहे हैं। ये इतना बड़ा नॉलेज सिस्टम है। हम अब जब आइडिया ऑफ भारत की बात करते हैं, भारत बोध की बात करते हैं, तो ये पूरा ज्ञान का वटवृक्ष है। अब इन्हीं सब चीजों को, अब इसी को मैंने थोड़ा सा दूसरे इसमें बना दिया। मैंने बताया कि भारत में हम क्या, हमारे जो भारत का जो मूल्य है वो है क्या, जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, जब हम एक समय आता है उसके बाद फिर हम लोग लगता है कि यार जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम जो अभी आप लोगों का है, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम जो हमारा है ना, उसके बाद फिर जब हम अपने सामाजिक दायित्वों से पूरा हो जाएंगे, बेटा बेटी की शादी कर दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर हम लोग वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब जंगल चले जाना नहीं, ये मतलब हो गया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, अब आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। जैसे हमारे आप देखे होंगे अपने घर में दादा दादी होंगे तो बोलेंगे अरे वहां भगवत गीता बोला, चलो चलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, और फिर उसके बाद यदि हमारे जीवन उसके बाद भी रह जाता है तो संन्यास की तरफ चले गए, है ना। तो खैर वो आइडियलिस्टिक व्यू है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम भारतीय परंपरा में इस चीज को हम पूर्ण करते हैं। ये कुछ आइडियाज हैं जिसकी बात हम लोग कह रहे हैं, सिंप्लिसिटी की बात है, परस्यूट ऑफ ट्रूथ है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात है, एक्सेप्टेंस की बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस और यूनिवर्सल टॉलरेंस शायद हम कहें तो हमने सबको एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ तमाम लोग आए, ईरानी आए, यूनानी आए, तर्क आए, गुण आए, सभी लोग आए, हमने सबको एक्सेप्ट किया, उनको अपने तरीके से किया। और डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, श्रम का महत्व, है ना। अब मैं थोड़ा सा सारे इस पे मैं बिंदु नहीं डाल पाऊंगा, समय की बात है। देखिए सत्य की बात जब हम लोग करते हैं तो ये आप लोग सुने होंगे,
सत्यमेव जयते। तमाम जितने हमारे एक हमारा वो जो नेशनल एम्बलम है उसमें भी हमारा सत्यमेव जैसे लिखा गया। किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और इसका अर्थ भी दिया है और असत्य की जीत नहीं होती है। और जो ऋषिगण हैं वो भी कामना यही करते हैं कि हमें सत्य की प्राप्ति हो जाए। ये मुंडक उपनिषद में उपलब्ध है। और एक जगह और कहा गया नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। इस टाइप से मैंने कुछ देखा कि भारत में सत्यम ही परम बलम, वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास ने शायद महाभारत की रचना की थी जी। तो सत्य ही परम शक्ति है। सत्यस्य वचनम श्रेय सत्यादपि हितम वदेत्, ये वेद व्यास ही कह रहे हैं। अच्छा बोलने से अच्छा है कि सत्य बोलना। आपके साथ बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, अरे आप तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है ना, तारीफ करते हैं। ये अच्छे साथी नहीं, साथी वो है जो आपकी आलोचना करे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी व्याख्यान दे रहा हूँ, मेरा कोई साथी बैठा हो, वो बोले कि नहीं आप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, यहाँ पे ये करेक्शन होना था, ये साथी। और कोई दूसरा जो बोले नहीं सर आपने बहुत ही अच्छा बोला, ये मेरा साथी नहीं होगा। तो आलोचना का तत्व, जैसे हम लोग क्या है ना, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साधना निर्वस्त्र। ये जो भाव है, हमेशा आलोचना से डरनी नहीं चाहिए। किसी को आलोचना से अपना, जो आलोचना सह गया तो मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे महान हो जाता है। और आलोचना हमेशा होती है महान व्यक्तियों की, है ना। ये कोई काम ही नहीं किया। आपने सुना किसी मजदूर की हमने आलोचना सुना? किसी बहुत गरीब आदमी की आलोचना हमने सुनी? नहीं सुनी। हमेशा जो बहुत ऊंचाइयों पे है उसकी ही हम आलोचना सुनते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, भारत में गांधी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी इस मंच पे खड़ा कर दीजिए, दो फाड़ हो जाएंगे, है ना। तो ये दिखाता है कि कितना महान है। और यदि एक ही पक्ष रहे तो समझ लीजिए भक्त है। भक्त यानी कि कहने का अर्थ है कि जब किसी विचार को खत्म करना है तो आलोचना बंद करनी, किसी को भगवान बनानी। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय परंपरा में भगवान बनाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर है। आप किसी को भगवान क्यों बनाएंगे? तो उसको बुद्ध ने कभी आलोचना को नहीं किया। जहां गए वो, जहां पे उन्होंने अपने व्याख्यान दिया, उनको पूरा आलोचना आमंत्रित कर रहे कि तुम आलोचना तो करो मेरी। और ये चीज होना चाहिए। तो सत्य सुनने के लिए भी हमको बहुत ताकत चाहिए और बोलने के लिए। और ये बात जो कह रहे चाणक्य कह रहे हैं, जो एक तरफ कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, वो भी मान रहे हैं कि सत्य की क्या है, महिमा है। सत्य देखिए, एक तरफ साम दाम दंड भेद की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन याति वायुश्च शर्मं सत्ये प्रतिष्ठम। ये बात चाणक्य कह रहे हैं। मतलब सत्य को के बारे में, सत्य पृथ्वी को धारण करता है, सत्य सूर्य को तपता है, और हम हवा सत्य से चलती है और सत्य में सब कुछ स्थापित हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जन्म सत्य है, उतना ही बड़ा सत्य मृत्यु है। इसलिए जब हम जाते हैं हिंदू परंपरा में तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गति। मतलब कहने का जो जन्म लिया है वो मृत्यु होगा। ये यथार्थ है ना। और मध्यकाल में तुलसीदास कहते धर्मो न दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्मो सुलभ करी पावा तहे तिजु पुर अपजसु छावा। यानी कि कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण में जो कहा गया है तो सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। और मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। और इस सत्य का त्याग करने से तीनों लोगों में अपयश छा जाए। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं सत्य को छोड़ता हूँ तो मतलब मैं कहीं का नहीं रहूँ। इस सत्य की बात को जैसे प्राचीन काल में कहा गया तो उसमें रहिए, और आधुनिक काल में हम लोग बात करें तो गांधी हमको दिखाई देते हैं, गांधी सत्य की बात करते हैं। अब मैं डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करता हूँ, और क्योंकि इसमें बहुत सारे स्लाइड मैंने हटाए, क्योंकि इसके बीच में जितने भी प्रकार के मैंने फिलॉसफी थी उस पर 30 स्लाइड, क्योंकि मैंने हटाया कि कुछ समय की लिए एक लिमिटेशन है। जो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, यानी कि श्रम की जो गरिमा है, उसकी बात जो है कौन कह रहा है? भगवद गीता में कहा जा रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु दे शंभो स्व कर्मणि। थोड़ा सा संस्कृत मेरा कमजोर है तो मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करिएगा। तो भगवद गीता में कर्म की बात की गई है, फल की बात नहीं की है। और ये विद्यार्थियों के लिए तो बहुत जरूरी है कि बेटा आप लोग काम करते रहिए, ये मत सोचिए कि हमको क्या मिलेगा बस, लेकिन ये है कि फोकस हो कि सही दिशा में, डायरेक्शन सही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इज दैट कि इन विच डायरेक्शन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, और किस चीज के लिए कर रहे हैं। आपका एक गोल होना चाहिए किस तरफ जा रहे हैं,
तो उसके लिए सही मार्गदर्शन भी जरूरी है और आपको मेहनत से नहीं पीछे हटना है, क्योंकि शॉर्टकट लाइफ में नहीं। जितने लोग दुनिया में महान बने हैं शॉर्टकट से नहीं बने। शॉर्टकट कभी भी आपको सफलता की ओर नहीं ले जाए। चलिए, तो ये क्या है, अब मैं कुछ विद्वानों की बात करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखिए क्या लिखते हैं that India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of Europe language, and that she was the mother of our philosophy, and through the Arabs much of the mathematics and mother through the ये जो लाइन कह रहे हैं ना, आप इसको समझिएगा। ये अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट है मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन एक बड़े विद्वान हैं, बड़े दर्शन शास्त्री हैं, और वो बात को कहते हैं और वो ये बताते हैं कि भारत जो है दुनिया की जितनी भी प्रजातियां हुई उसका ये मदर लैंड है। इवन वो जो लैंग्वेज है वो सब चीजों का इवोल्यूशन इसी से मानते हैं। इसके अगला स्लाइड दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो उस लाइन को कहते हैं, हाँ ये वाला, ये मार्क ट्वेन है जितना आप देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, मतलब मानव जाति का पालना है इंडिया, भारत। द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, जो हम लोग जो बोल रहे हैं बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड द मदर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की माँ है ना, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड, जो हमारी कथाएं हैं, मिथक हैं, सिर्फ अब क्योंकि महाभारत रामायण और बहुत सारे हमारे पुराणों में जो कथाएं हैं उसको लिए कहा गया ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं की ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी। मतलब ये कितनी बड़ी बात है ना। एंड आवर मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन आर ट्रेजर्ड अप इन इंडिया। दुनिया की जो तमाम जो अच्छी बातें हैं, सबसे मूल्यवान बातें, जो शिक्षाप्रद बातें हैं, वो किसमें है? भारत में समाई। ये बात मैं 2 स्लाइड में बताया मार्क ट्वेन जो कह रहे हैं। तो इसके बाद 2 और लोगों हैं, डेविड फ्रॉली। डेविड फ्रॉली का मानना है कि वैदिक धर्म एक व्यापक संस्कृति है जो सभी जीवन को सबको गले लगाती है, न कि एक पंथ जो धर्मांतरित करता है। कहने का अर्थ यह है कि वैदिक धर्म जो है ना, वैदिक परंपरा एक ऐसी परंपरा है कि इसने कोई मिशन नहीं चलाया। आपने कभी सुना कि सनातनी कहीं जाके अपना, और ये जो कोई कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, मैं कहता हूँ सनातन परंपरा में कभी रहा ही नहीं कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। हमको कोई प्रचारों की आवश्यकता ही, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। और ये इसकी खूबसूरती है। इसी बात को कह रहे हैं कि ये धर्म जो है सबको गले लगाता है, न कि कोई पंथ बनाता है या कोई अपना एक क्या कह सकते हैं उसको धर्मांतरण के लिए जरूरत है। मतलब ये डेविड फॉली इस बात को मार रहे हैं। दूसरी बात है एल बॉशम की किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया। आप लोग बच्चों को पढ़ना चाहिए, BA MA के बच्चों को हिस्ट्री का, और वो किताब बहुत जबरदस्त है, द वंडर दैट वाज इंडिया। हिंदी में अद्भुत भारत के नाम से अनुवाद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। और यदि आपको भारत को समझना है, एंशिएंट हिस्ट्री को समझना है, तो आप जरूर उस किताब को पढ़िए। अद्भुत भारत हिंदी में है और अंग्रेजी में है द वंडर दैट वाज इंडिया। एल बॉशम की किताब है और वो कहते हैं सभ्यता के 4 मुख्य पालने हैं और भारतीय महाद्वीप को आमतौर पर दिए जाने वाला श्रेय उनकी तुलना में एक बड़ा कहना का उनका मानना है कि जो 4 सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता, इसमें जो क्रेडिट भारत को मिलना चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिलता। इस बात को वो इंगित करते हैं। और एक बात और कहते हैं एल बॉशम की, पृथ्वी पर किसी भी देश में भारत रूपी इतना लंबी सांस्कृतिक निरंतरता नहीं है जहां आज भी ब्राह्मण वही वैदिक भजन गाते हैं। लेकिन मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप यदि आप किसी दूसरी हिस्ट्री में जाएंगे, मिस्र का इतिहास पढ़ेंगे, तो जो उसका एंशिएंट हिस्ट्री था ना, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। ग्रीक में यूनान जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, तो आप वहां जाएंगे तो उनको बोलेंगे वो परंपरा कभी रही होगी, हमको क्या पता। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि हमारी परंपराओं में आज भी हम लोग जो बातें करते हैं, घर में आप सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं, तो आप जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें आप एक मंत्र पढ़ते सुनते होंगे, पृथ्वी शांति, आप शांति, है ना, और भी बहुत सारी चीजों की शांति की कल्पना की गई है ना। ये बात हम लोग कैसे करें? यानी कि हमारी परंपरा में है, चाहे वो कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, चाहे हमारे श्लोक के माध्यम से, ये कई पीढ़ियों से चली आ रही है।
यही इसकी खूबसूरती है। इसी बात को कह रहे हैं कि नो लैंड ऑन अर्थ हैज सच ए लॉन्ग कल्चरल कंटिन्यूटी। वो कंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती जैसा कि भारत में दिखाई देता है। इसके बाद एक और विद्वान हुए मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने एक थ्योरी दी, बहुत विवादास्पद है और उस पर लेके बहुत डिबेट होता है कि आर्य भारत से बाहर से आए, मध्य एशिया से आए, तमाम चीजें। लेकिन मैक्स मुलर की एक और बात, अच्छी बात ये है कि उन्होंने 50 वॉल्यूम में, मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आया, जर्मनी का था और बाद में वो माइग्रेट होके लंदन चला गया। क्योंकि जनरली बहुत सारे विद्वान आप देखेंगे जो पैदा तो कहीं और देश में हुए, लेकिन लास्ट में उनको शरण देने वाला देश इंग्लैंड ही था और इंग्लैंड में गए और फिर वहां अध्ययन किया। और ये वो आदमी है मैक्स मुलर जो भारतीय तमाम जितने ग्रंथ थे, वेद, पुराण, उपनिषद, जब हम नहीं पढ़ रहे थे वो मंगा के हमें लंदन में मंगाने के बाद उसका अनुवाद करवाया, अनुवाद करके फिर उसका पूरा अध्ययन किया बहुत इन्होंने। और 50 वॉल्यूम में द सेक्रेट सीरीज ऑफ ईस्ट इंडिया करके लिखा है, द सेक्रेट सीरीज ऑफ ईस्ट इंडीज ऐसा करके एक किताब लिखी है जो 50 वॉल्यूम में है ना। और उसमें यदि आप समझेंगे तो वो बताता है कि और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा है। और उसमें आप देखिए वो कहते हैं कि अगर मैं खुद से पूछूं कि यूरोप में किस साहित्य को संशोधन को ले सकते हैं, कहां से, यदि यूरोप में किसी साहित्य में संशोधन करना है, उसमें कुछ ठीक करना है तो कहां से करेंगे, तो फिर उसके दिमाग में एक ही बात आता है कि वो भारत है। हमको कहीं से कुछ चीज, अपनी चीजों को ठीक करना है, अपनी परंपराओं को, अपने साहित्य को ठीक करना है, तो हमको कहां से करना पड़ेगा, भारत को करना पड़ेगा। मैक्स मुलर ये, और इसमें और आपको स्पष्ट होगा, ये जो अगली लाइन, कुछ लाइन थोड़ी कठिन सी लग रही होंगी आपको, जो वो कहते हैं, और इसको देखिए, इसको पढ़िए आप क्या लिखते हैं। Whatever sphere of human mind you may select for your special study, whether it be language, religion, mythology, philosophy, whether it be laws, custom, primitive art or primitive science, everywhere you have to go to India. आप समझ रहे बात कि चाहे आपको क्या कह सकते हैं, कुछ अलग पढ़ना है, खास करके लैंग्वेज को लेके, धर्म को लेके, माइथोलॉजी को लेके, फिलॉसफी दर्शन को लेके, कस्टम्स को लेके। देखिए ये बात मार्क ट्वेन भी कह रहा था, ये मैक्स मुलर भी कह रहा है। मतलब आपको कुछ भी आपको सीखना है, कुछ भी नया सीखना है। अब आपको पूरा कठिन लगता है, समस्या ये रही कि संस्कृत जो लैंग्वेज रहा हमारे लिए थोड़ा सा दूर रहा। आज भी हमारे लिए कठिन, आज भी हमारे लिए संस्कृत कक्षा 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर संस्कृत हमारे लिए नहीं रहता। संस्कृत कभी ऐसा जिसे हमने बनाया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की कि ये हम इसको आत्मसात कर सकें। यदि हम इसको किए होते शायद हमको ये बताने की, अलग से लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सब पढ़े होते। क्योंकि और हमने कभी अपनी परंपराओं को पकड़ा नहीं। इसके लिए भी मैं जाऊंगा, लास्ट की स्लाइड में आऊंगा, बताऊंगा कि क्या वो कारण रहे कि हमारी शिक्षा पद्धति चेंज हो गई और हम दूसरे तरीके से चले, है ना। तो वे बार बार कह रहे हैं कि हमको किसकी तरफ देखना पड़ेगा, भारत की तरफ। अब मैं बात करूं, ये इनका नाम आप लोगों ने सुना है, हेनरी डेविड थोरो का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना है? हेनरी डेविड थोरो जो है, गांधी को यदि आप पढ़ेंगे और उनकी किताब पढ़ेंगे हिंद स्वराज, तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। लेकिन सविनय अवज्ञा का जो आइडिया था, जो विचार था, देखिए गांधी विचारक उस प्रकार के नहीं थे। गांधी उन सारे विचारों को ओन करते हैं, चाहे सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, तमाम वो बात करें। लेकिन गांधी वो जो संत महात्मा कह रहे हैं ना, जो बड़े बड़े विचारक कह रहे हैं ना, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ये विचार तो है, उसको लैब में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये काम गांधी कर रहे हैं। और गांधी ने जो विचार सविनय अवज्ञा की बात कर रहे थे, हेनरी डेविड थोरो, जब हमको सरकारें हमारी बात ना माने तो हमको क्या करना चाहिए? पहले तो हमको नॉन कॉपरेशन करना चाहिए, असहयोग करना चाहिए, फिर लगता है तो फिर हमको धीरे से बहुत सविनय विनय के साथ हमको इसका अवज्ञा करना चाहिए, कानून को तोड़ना चाहिए। ये आइडिया हेनरी डेविड थोरो का ही था, लेकिन गांधी ने उसको क्या कर दिया, जमीन पे ला दिया। नमक तोड़ो, नमक सत्याग्रह जो किया गांधी ने, आपने देखा होगा कि उसकी सफलता किस लेवल पे पहुंची। तो गांधी वो उस प्रकार के सत्य और अहिंसा की बात तो महावीर भी कह रहे थे, बुद्ध भी कह रहे थे, उपनिषद भी कह रहे थे। लेकिन गांधी ने बताया कि हम आम आदमी कर सकता है और ये सत्य अहिंसा के साथ सत्याग्रह कर सकते हैं। एक नया टूल दे दिया, आम आदमी का टूल दे दिया। तो चीजों को हम कर सकते हैं। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ
ये ऐसी बातें नहीं है कि महात्मा और संत के लिए, कि हम सब कर सकते हैं, हम सब चाहें तो इसको कर सकते हैं। हेनरी डेविड थॉरो जो कहते हैं कि जो वेदों का अंश मैंने जो पढ़ा है वो एक प्रकार से हमको इनलाइटमेंट करने वाला है, हमको बुद्धि को प्रकाशमान करने वाला है ना। और ये बात हेनरी डेविड थॉरो कह रहे हैं, और उसी हेनरी डेविड थॉरो से गांधी कुछ चीजों को ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक और लाइन कहते हैं, मुझे बहुत मजेदार है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ और अपनी बुद्धि को इससे स्नान कराता हूँ, भगवत गीता के लौकिक दर्शन से इसको स्नान करा। मतलब कि देखिए क्या मतलब मजेदार बात है। मैं जब पढ़ रहा था, ये पूरा आर्टिकल इंग्लिश में है और रिसर्च गेट से पेपर छपा है और किसी फॉरेन आदमी ने किया है। मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मतलब मैं बोला यार क्या चीजें हैं, मैंने उसमें से कुछ कोट को लिया होगा। तो ये जब मैं आर्टिकल पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा फील हो रहा था कि यार वास्तव में हम लोग रिसर्च नहीं करते, रिसर्च तो वही लोग करते हैं, हम लोग तो कॉपी पेस्ट करते हैं, रिसर्च वो लोग करते हैं। मतलब हमारी भगवत गीता के बारे में हमारे में से कितने लोग भगवत गीता को जानते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा? ले देखिए एक लाइन और लोग कर्मण्येवाधिकार से मां फले सुख देते हैं। उस लाइन के अलावा मुझे लगता है कि 99% सर्वे करा लीजिए, लोग बोलेंगे भगवत गीता का नाम सुना है, पढ़ा नहीं, घर में रखा भी होगा, घर में होगा भी आपके पास, पढ़ा नहीं। ये विडंबना है। वो जर्मनी में, कोई अमेरिका में बैठा हुआ, या अमेरिका में बैठा हुआ, और 19वीं शताब्दी की बात, उस समय बैठ के हमारी भगवत गीता को पढ़े। और मजेदार बात बताऊं आपको भगवत गीता के बारे में, गांधी लंदन गए पढ़ने के लिए। जब पढ़ने गए तो वहां पे पढ़ाई करके उनका एक यूरोपीय मित्र उनसे पूछा कि मिस्टर मोहन तुमने भगवत गीता पढ़ा है? गांधी मतलब इतना अपने आप में शर्मिंदा महसूस हुए कि एक यूरोपीय आदमी उनसे कह रहा है कि तुमने भगवत गीता पढ़ा है। तब गांधी बहुत ये हुए। फिर उस यूरोपीय दोस्त ने गांधी को अंग्रेजी अनुवाद भगवत गीता की वहां पे गिफ्ट की। आप ये आलम देखिए, 1890 की बात कर रहा हूँ, 1889 1890 की बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने में यूरोप के लोग भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे थे, और उसी में से एक अमेरिका में बंदा, ये बंदा कह रहा है कि मैं रोज अपने इंटेलेक्ट को उससे स्नान कराता हूं। मतलब उसको देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, भगवत गीता में ये कहा गया कि नहीं क्या बोलते हैं, अर्जुन को कृष्ण ने ये कहा, लेकिन आप उसको बहुत पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इसमें बहुत सारे मीनिंग है, बहुत लाइफ की सच्चाई चीजें है ना। एक और बताता हूं, सर मोनियर विलियम्स, अभी समय है ना बताइएगा मुझे क्योंकि क्या बोलते समय ये कहते हैं कि ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्राचीन यूरोपीय राष्ट्रों में जब विज्ञान की शुरुआत हुई और उसके बहुत पहले ही हिंदुओं ने खगोल विज्ञान, अंकगणित, बीजगणित, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण में काफी प्रगति कर ली। ये बात कह रहे हैं मोनियर विलियम्स, वो कह रहे हैं। और मुझे ये बड़ा ये लगता है, वो कहते हैं कि बड़ा मुझे दर्दनाक रूप से याद दिलाता है कि जब वो संस्कृत का एक वो कर रहे थे, उसका संस्कृत और अंग्रेजी की डिक्शनरी बना रहे थे, उस समय ये जो है क्या कह सकते हैं कि भारतीय ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग यूरोप में और पश्चिम के देशों में विज्ञान का नया खोज शुरू हुआ, इसके बहुत पहले लोग मैथमेटिक्स में सब में आ गए। एक समस्या है हमारे यहाँ कि हमने दशमलव भी खोजा, हमने शून्य भी खोजा, हमने पाई भी खोजा, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, या शायद हमारा एक उसमें एक कि हम लोग बोलते हैं ना सिंप्लिसिटी देना, ठीक है खाओ पियो लाइफ चल रही है, कोई मतलब नहीं है, ज्ञान का क्या होता। आज भी मैं बताऊं 1980 के दशक तक लोगों में शिक्षा को लेकर जागृति नहीं थी, शिक्षा को लेकर जागृति नहीं थी। लोगों से गांव से पकड़ के आते चलो ये तुम नौकरी कर लो, नौकरी नहीं करना चाहते थे, है ना। अब बदलाव आया कि गांव में भी लोग पढ़ रहे हैं, गांव से भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम था कि लोग गांव से नहीं आते थे, अपने गांव में खुश हैं, नौकरी क्या करना, नौकर नहीं बनना चाहते, इस प्रकार की बात है। तो ये जो चीज है ये दिखाता है, मोनियर विलियम्स ये कह रहे हैं कि वो उनको बहुत तकलीफ होती है, बोलते मैं दर्द महसूस करता हूँ कि हम लोग से कितना आगे थे तो, है ना। ये चीजें हैं। और ये जो इनको आप लोग जानते हैं, अरविंदो का नाम जानते हैं आप लोग, अरविंदो घोष जो है ये पहले क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी होने के बाद कुछ ऐसा कुछ हुआ उनके जीवन में कि वो अध्यात्म की तरफ मुड़े, और वो एक बात कहते हैं कि मेटेरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। मतलब आप भौतिकवादी रूप से कुछ भी नहीं है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से सब कुछ है। रिकवर द वेदांता, द गीता, द योगा, रिकवर देम नॉट ओनली इन इंटेलेक्ट और सेंटिमेंट बट इन योर लाइफ। यानी कि
आप आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ है आपके पास, भौतिक रूप से आपके पास कुछ भी नहीं, दिखाने के लिए कुछ नहीं। उस समय अंग्रेज कहते थे ना कि लोगों को हम सभ्य बना रहे हैं, ये बर्बर हैं, असभ्य हैं। तो इस बात पे अरविंद लोग कहते हैं कि बात सही है कि हमारे पास ऐसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो इस दुनिया में सबसे अलग है। वो ये है, सर मैं अभी लेक्चर में तो वो बात कहते हैं कि आपको वेदांत, रिकवर द वेदांता, यानी उपनिषदों को आपको देखना पड़ेगा, उनको रिविजिट करना होगा, गीता को विजिट करना पड़ेगा, योगा को करना पड़ेगा, तभी जाके और इसको सिर्फ विजिट नहीं करना है, इसको आपको आत्मसात करना है। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हम ये बातें सिर्फ लेक्चर तक रह जाएंगे। इसी बात को अरविंद कह रहे हैं। अब मैं जब ये पूरी जो बातें मैंने की, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की, अब इसको एक बहुत मजेदार बताता हूँ कि हम लोग अपनी शिक्षा पद्धति को लेकर बात करते हैं कि अरे प्राचीन शिक्षा पद्धति में क्या है, एंशिएंट में क्या था, है ना। लेकिन देखिए एक बंदा जिसकी शिक्षा पद्धति के अनुसार आज हम पढ़ रहे हैं, ये कॉलेज है, विश्वविद्यालय जो चल रहे हैं, आज उसी की शिक्षा पद्धति के, लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना है आप लोगों ने? ये स्टेटमेंट 2 फरवरी 1835 को इन्होंने दिया था पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना भाषण दिया था। उसमें कहा था, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, मैं भारत जो है पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया, एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर, मैंने ये नहीं देखा कि एक भी आदमी कोई भिखारी, ये 1835 में बात कह रहा बंदा, है ना, और हु इज ए थीफ, और कोई चोर, ना उनको भिखारी दिखाई दिया ना थीफ दिखाई दिया, एंड not seen one person आप ऊपर नीचे मेरे से हो रहा है यहाँ पे देखने में, and I have seen in this country such high moral values, people of such caliber that I don't think we would ever conquer this country। हम इस देश को जीत सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि ना मैंने भिखारी देखा, ना मैंने यहाँ चोर देखा, ना ही, और मैंने यहाँ के जो लोगों को देखा है, जितने मतलब स्पिरिचुअली हाई लोग हैं, जितना इनका ट्रेडिशन रिच है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इनके ऊपर राज कर पाएंगे। ये बात कौन कह रहा है? लॉर्ड मैकॉले कह रहा है। तो अब ये क्या कहता है कि हम राज करना है तो करना क्या पड़ेगा? देखिए अब उसके बाद जो लाइन है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहता है अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक हम इस राष्ट्र का रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देंगे, जब तक हम इसको तोड़ देंगे। और रीढ़ की हड्डी है क्या? विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक। And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, old and ancient education system, जो हमारी गुरुकुल की परंपरा थी, जो हमारे तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में, कांची में, वल्लभी में, उदंतपुरा में, ये सारे जगदला में, ये सारे विश्वविद्यालयों के नाम बता रहा हूँ। हम लोग सिर्फ नालंदा और तक्षशिला जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि कम से कम ऐसे 10 या 12 संस्थान हैं जो शिक्षा के बड़े संस्थान हैं। तो उनके बारे में उनको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक उस इंसिडेंट नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। और फिर क्या करेंगे? उसके बाद का षड्यंत्र जो आज फलीभूत हो रहा है, उसकी अगली लाइन देखिए, वो आदमी कितना दूरदर्शी दिखाई देता है। वो देख लिया कि भारत उसने पूरा घूमा, देखा कि कोई यहाँ पे गरीब नहीं दिखा रहा, गरीब होगा लेकिन वो भिखारी नहीं दिखा, जो बेगर्स उस समय आज उल्टा हो गया, आज उल्टा हो। उनकी शिक्षा पद्धति पा के हम अब हमारे यहाँ भिखारी दिखाई देते हैं, चोर भी दिखाई देते हैं, है ना। तो ये समझिए। उसके बाद क्या कहता है? For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than our own, हम उनको जब तक ये एहसास नहीं करा देंगे, उनको ये बार बार लगे कि अंग्रेजी अच्छा है, उनका कल्चर अच्छा है। आज हम लोग क्या लगता है? उनका पहनावा, उनका ओढ़ावा, उनकी भाषा। जब यदि हम मान लीजिए किसी को मैं अंग्रेजी में लेक्चर दे दूं, तो उसका अलग ये होगा, अरे वाह अंग्रेजी में बोला, भले हमको कुछ नहीं आया, लेकिन ये हमारे अंदर में आ गया। ये जो हमारा पूरा जो इंटेलेक्ट है अब उस प्रकार से सोचता है ना। तो ये जो अब हमको कुंठा होती है कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। अब भारत में हम लोग क्या करते हैं, बचपन से हम हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आपको बता दूं कि यूपीएससी के बोर्ड में आप जाते हैं तो आपको ये एहसास करा दिया जाता है वहां पे, आप तो अंग्रेजी नहीं आती। मतलब, और आपको बता दूं मध्य प्रदेश हिंदी राज्य में है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 15 नंबर का एक पेपर आता है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ट्रांसलेशन करना है आपको। सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बाहर करने की ये साजिश है। क्यों भाई? क्यों आना चाहिए अंग्रेजी? क्यों अंग्रेजी हमको एक पैराग्राफ आना ही चाहिए? और अनुवाद क्यों करें?
और अनुवाद का काम साधारण काम नहीं है, इसके लिए पूरी पढ़ाई होती है, उसके अधिकारी नियुक्त होते हैं। और कोई बच्चे से जो ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, उससे आप कहते हैं पीएससी की पढ़ाई के बाद ये कहते हैं कि आप अंग्रेजी में कर दो। ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति, ये जो रीढ़ को तोड़ने की बात थी ना, ये बात आज हमारे लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। यदि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, ये हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है कि हमको लगता है कि आज हम कमतर हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि हिंदी में आप यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई बोर्ड, कोई यूपीएससी आपको रोक नहीं पाए। कॉन्फिडेंस चाहिए, वही कॉन्फिडेंस जो शंकराचार्य जो कह रहे थे अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। खैर चलिए, ये तो बात हुई। अब इसके बाद मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र करना था पूरे महाद्वीप में, अपनी शिक्षा पद्धति लागू की, अपने सिस्टम बनाया, और सिस्टम ऐसा बनाया कि सब कुछ उनके हिसाब से था, है ना, और अपने शासन व्यवस्था को स्थापित करने का था। और ये सारी जो है इसको या आज के लेक्चर के हिसाब से नहीं रखा हूं मैं, लेकिन अब सवाल है कि आजाद भारत में हमको क्या करना चाहिए। आजाद भारत में ये प्रयास मुझे लगता है कि बहुत देर से ही सही, लेकिन चलिए एनईपी 2020 की बात हुई है, और उस एनईपी 2020 के तहत नए तरीके से सिलेबस को रिडिजाइन किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि हम अपनी आवश्यकता है उस अंग्रेजीपन से बाहर निकलने, न केवल हमको, पूरे समाज को। जब तक हम उस से प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं, तब तक हमको समस्या। आप सोचिए कि हमारा राष्ट्रपति यदि कोई बंगाली है और वो हिंदी नहीं बोल पाता है, वो अंग्रेजी में बोलता है, और जब हिंदी बोलता है बहुत टूटी फूटी बोलता है। जब वो टूटी फूटी बोलता है तो क्या वो शर्माता है? नहीं शर्माता। मान लीजिए आपकी मजबूरी हो गई अंग्रेजी बोलना है, तो आप क्यों झिझकते? बोल दीजिए ना। लैंग्वेज का काम ही है सिर्फ आपको तक बात पहुंचा देना। आप ये मत देखिए कहाँ टू लगेगा, कहाँ वाई लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा, कहाँ एट लगेगा, आप भूल जाएंगे। और जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, अब हम जैसे मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग कितना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं पता है आपको? नहीं पता है। मतलब मुझे लगता है कि हम 10 लाइन बोलते हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल गलतियां करते हैं, लेकिन हमको हमारा अंदर कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमारी भाषा है। जब दूसरे की भाषा होते है तो हमारे दिमाग में ग्रामर, इज कहाँ आएगा, वॉज कहाँ आएगा, वेयर कहाँ आएगा, आ जाता है ना ये समस्या। हिंदी बोलते हैं तो हम लोग नहीं ध्यान देते, क्योंकि अपनी माँ की भाषा है और माँ हर गलती को बर्दाश्त कर लेती है, और क्योंकि दूसरा कोई कहे माँ के अलावा दूसरा आपकी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई चीज भगवान ने बनाया तो माँ बनाई। खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो माँ ही इतनी खूबसूरत है कि आपकी हर गलती को स्वीकार कर लेती है। आप चाहे कितनों भी खराब हो, चाहे आपके सामने कुछ भी बोले, लेकिन उसका जो प्रेम है, दुनिया में सबसे निश्चल प्रेम कोई करता है, मैं बाप भी नहीं कहूंगा, माँ। इसीलिए भारतीय परंपरा में, मैं बाकी सबको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी स्लाइड जो है, क्योंकि इसकी बात का भी कुछ नहीं है, कंटेम्परेरी सिद्धांत पे बात आ गई है। हाँ, एक लाइन जो है मैं बताना चाहूंगा। अब हमारे जो एक थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात है, जॉन रॉल्स कहते हैं समाज में क्या होना चाहिए। यदि हम आज की बात करें तो समाज में वो बात है न्याय। न्याय मतलब क्या?